आपने मुझे जैसा बताया था, किसी ने भेजा तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि आपने एंडोस्पर्म कर लिया होगा प्रोबेबली। उसके बाद हमें जो करना है वो एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड और फ्रूट के बारे में जो भी दिया है, और लास्ट में एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है आपको। ओके। तो हम उसी पे चलेंगे। ये देखना है हमें, है ना। एंडोस्पर्म पढ़ा होगा आपने। कहाँ गई स्क्रीन आपकी? ये रही। ओके। हम्म। सो एंडोस्पर्म पढ़ा होगा आपने। मैं अभी मान के ये कि एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म कर लिया था, जल्दी बताओ। सर फर्टिलाइजेशन के बाद से करा दीजिए। एंडोस्पर्म नहीं किया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, डबल फर्टिलाइजेशन। यस सर, वो कर लिया, उसके बाद कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किया? नो सर। वो भी नहीं किया। चल, तो हम पहले एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एम्ब्रियो पढ़ना है, सीड और फ्रूट दे रखा है, लास्ट में एपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोनी दे रखा है। अभी मैं मान लेता हूं कि आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद से कुछ भी नहीं किया, तो मैं उसी रेफरेंस में स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले एंडोस्पर्म और आफ्टर दैट, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले बनता है। आपने फर्टिलाइजेशन कर लिया होगा, तो फर्टिलाइजेशन में जहां भी आपने एम्ब्रियो सैक बनाया होगा, फीमेल गेमेटोफाइट, वहां पे एक एग है माइक्रोपाइलर एंड पे। आई होप कि आपको मेरी बातें या समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपने पहले पढ़े हैं और बहुत लंबा गैप हो गया है, तो याद आपको ही रखना पड़ेगा, बिकॉज हम पूरा चैप्टर रेफरेंस में नहीं ले सकते। सो एक फीमेल गेमेटोफाइट है जिसमें आपने एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल और सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, ये सब पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो तो चेंज हो गया जाइगोट में, जहां से एम्ब्रियो बनेगा, ये भी हम पढ़ेंगे। और जहां पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, जहां पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमीट से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, वहां बनेगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों ही फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, होते दोनों साइमल्टेनियस हैं। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म भी डेवलप करेगा। बट हम तो एक एक करके पढ़ेंगे, हम एक साथ सर तो पढ़ नहीं सकते, है ना। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर वो कहते हैं कि पहले एंडोस्पर्म बनता है क्योंकि उसे न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हाँ के लिए न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, सेम सेम सिचुएशन है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से फास्टर रेट से होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए एंडोस्पर्म चाहिए। तो डेफिनेटली एंडोस्पर्म पहले से बनेगा, तभी तो आप दे पाओगे उसे। लेकिन दोनों बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद ही, ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाए, है ना, वो चीज नहीं आएगी। एंजियोस्पर्म में बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि एक बनेगा सिनगेमी से यानी एम्ब्रियो, और दूसरा बनता है ट्रिपल फ्यूजन से यानी एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा प्री सीड का मतलब हमेशा पहले रहता है एज कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो वो लाइन आपकी ठीक है कि एंडोस्पर्म पहले बनेगा और एम्ब्रियो बाद में बनेगा। लेकिन एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तो स्ट्रक्चर हो गए ना, डेवलपमेंट की बात करें हम, तो डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, एंडोस्पर्म का फास्टर रेट से है एज कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसलिए एंडोस्पर्म पहले दिख जाएगा और आपको एम्ब्रियो बाद में दिखाई देगा। तो हम आज एंडोस्पर्म से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। एंडोस्पर्म क्या है और इसके बारे में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर जाना है हमें, है ना। पहली चीज, अगर आप एंडोस्पर्म को डिफाइन करोगे तो केवल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म का काम एक ही है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है।
ठीक, मतलब प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। गोविंद झा ने पूछा भी कि कितने पेज छोड़ने हैं बेटा, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था, हम तो भूल भी गए। कल आपने 2-3 पेज छोड़ दो। एक एक 1.5 पेज पे ओजोन लेयर आ जाएगा, आधे पेज पे इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और 1 पेज पे, मतलब बैक टू बैक साइड मिलाओगे तो 6 पेजेस, और नहीं तो 3-4 पेजेस आसानी से छोड़ दो। वैसे भी ये कंटेंट तो आपका किसी और चैप्टर का है। ये तो हो गई न्यूट्रिशन की कि एंडोस्पर्म का रोल क्या है। प्लांट के लिए एंडोस्पर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। सो कभी भी एंडोस्पर्म को डिफाइन करना हो तो एक सिंपल सा आंसर है कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इतना काफी है। अब एंडोस्पर्म बनेगा कैसे, हम क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको प्लांट किंगडम का भी याद हो, प्लांट किंगडम पिछले साल कहीं पढ़ा होगा आपने, तो प्लांट किंगडम में जब जिम्नोस्पर्म पड़ा होगा तो वहां पे एंडोस्पर्म का जो बनता है वो प्री फर्टिलाइजेशन बनता है। तो यहाँ पे एक ये याद रखना है आपको कि जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे, जो एंडोस्पर्म है ये प्री फर्टिलाइजेशन भी बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। किसमें, इन जिम्नोस्पर्म। पूरा लिख लीजिएगा, जिम्नो लिखा है मैंने, तो जिम्नोस्पर्म में प्री फर्टिलाइजेशन बनेगा। एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन। ये एंजियोस्पर्म में। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी दोनों ये डिफरेंस हो गया कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद। और क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, तो जो दूसरा वाला फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है। एंडोस्पर्म का पोलाइडी लेवल क्या होगा, पोलाइडी लेवल मतलब क्रोमोसोम कितने होंगे उसमें, वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, क्या है। पोलाइडी लेवल को अगर आप देखोगे तो यहाँ भी अलग अलग पॉसिबिलिटी है। लाइक हैप्लॉइड भी होता है जिम्नोस्पर्म का, एन, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड आप जानते ही हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है। डिप्लॉइड भी होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। डिप्लॉइड किस में होता है, बट डिप्लॉइड भी एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑयनोथेरा है। ऑयनोथेरा एक प्लांट है, ऑयनोथेरा कभी सुना हो आपने तो ये एक्सेप्शन हो गया कि डिप्लॉइड भी होता है, इवन पॉलीपोलाइड भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिप्लॉइड आप पढ़ोगे। ट्रिप्लॉइड तो मेजोरिटी ऑफ द केस में हो गया कि इन जनरल जब भी पूछा जाएगा तो आपको आंसर भी ट्रिप्लॉइड ही करना होता है। जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है, एंजियो का ट्रिप्लॉइड होता है। ये दोनों बातें तो ठीक है, दोनों कॉमन क्वेश्चन है दोनों एनसीईआरटी में। लेकिन हाँ ये याद रखिए कि ठीक है, सारे एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड नहीं होता, किसी में डिप्लॉइड भी है, एक्सेप्शनल केस, किसी में पॉलीपोलाइड भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द वेरिएबल केस। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। अब आएगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है और बनता कैसे है, तो हमें उसको भी देखना है कि एंडोस्पर्म कैसे बनेगा ना, उस चीज पे भी हमें चलना है। ठीक है। तो सीरीज में अगर मैं लिखूं तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म on the basis of development। तो इस बेसिस पे पढ़ेंगे तो ये 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक कहलाता है न्यूक्लियर टाइप, हम पढ़ेंगे। दूसरा है सेलुलर टाइप, ये दोनों एनसीईआरटी में है। तीसरा नहीं है, दैट इज हीलोबियल टाइप। दो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म।
लेकिन हीलोबियल एंडोस्पर्म नहीं दे रखा। उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है, यहां तक हो गया नोट सबका? मैं टर्न कर दूं क्योंकि डेवलपमेंट में पीछे पीछे नोट पड़ा हूं। लिखो फटाफट फिर। कभी आप लोगों ने क्लास के साथ साथ कुछ खाया है? क्लास भी पढ़ते रहो और खाते भी रहो। हाँ, आज सुबह एक स्टूडेंट मिला तो वो कह रहा था कि सर मैं क्लास तो ले ही रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्लास पे ध्यान दे रहे, ब्रेकफास्ट बाद में कर लेना। लेकिन नहीं जी, कह रहा मैं टाइम बचा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा टाइम तो बचा रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि दिमाग तो खाने में लगा होगा तुम्हारा। खैर, सर ये तो सिंपल चाय तो कभी कभी हो जाता है लेकिन पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट नहीं होता। वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। जब 2 बजे क्लास ली मैंने तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहा सर खाना खा रहा हूँ, आप पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम खाना खाओ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरा तो काम है 2 से 4 क्लास लेना। लेकिन तुम्हें क्या समझ में आएगा ये देखा जाएगा। खैर अभी 11th है तो बच्चे ऐसे ही हैं। 12th में जब आते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं। ओके, कर दो टर्न शीट। इस पेज को बाद में यूज कर लेंगे, पहले मैं आपको सर डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ कैसे होगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या स्ट्रक्चर में। आप एक बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। जैसे ये फीमेल गैमेटोफाइट अंदर वाला सेक्शन है ओव्यूल का। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से फट हो गया तो यहाँ बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3N है क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से बन गया है ना। यहाँ कहीं एग होगा, और एग, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो, अगर ये एग है तो फिलहाल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ बन गया जाइगोट 2N डिप्लॉइड। ठीक, ये सेंट्रल सेल होगी। जो जगह खाली छूट जाती है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। आपने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पढ़ा ही होगा। सेंट्रल सेल और ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनको मिला के आप लिखते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, किसका ऑन है माइक, सेल। ये भी 3N लिखा जाएगा। मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये है और ये सेलुलर कंटेंट है। तो सेल और न्यूक्लियस को मिला दोगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी 3N बन जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पूछा जाए तो सेंट्रल सेल छोड़ दो तो ये न्यूक्लियस हो गया। अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो यहाँ 2 सिनर्जिड होनी चाहिए, वो डिजनरेट हो गई होंगी। अगर ये यहाँ पे चलाजा लैंड है तो 3 एंटीपोडल होंगी, वो भी डिजनरेट हो गई। हमने सिर्फ उतना बनाया जितना फिलहाल हमें चाहिए। अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, वो अभी हम छोड़ देते हैं। हमारा मेन पर्पस किसका है? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। हमें यहीं से पढ़ना है। ठीक, अब देखो तीनों डेवलपमेंट कैसे होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम में तीनों चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहला क्या केस है? दिस इज फर्स्ट वन, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर, सेलुलर, हीलोबियल, हमें 3 पढ़ने। न्यूक्लियर टाइप में क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे रैपिड, रैपिड का मतलब जल्दी जल्दी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन FND कहलाते हैं। केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक तरीके से एबनॉर्मल माइटोसिस हो गई, क्योंकि माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होती है। यहाँ क्या होगा? केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो जैसे ये एक न्यूक्लियस है ऐसे हजारों न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन सेल सेंट्रल सेल ही रहेगी, सेल कहीं नहीं डिवाइड होगी, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कैरियोकाइनेसिस जब बार बार होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इवन जब आपने फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी सर ने आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ाया होगा कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद मेगास्पोर, उसमें से जब मेगास्पोर डिवाइड करेगा तो पहले एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर रीअरेंजमेंट के बाद ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना होगा। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है केवल कैरियोकाइनेसिस होना, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो जब केवल कैरियोकाइनेसिस होगी तो अब हम जाइगोट नहीं बनाएंगे। बाकी अंडरस्टूड है कि जाइगोट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। साइड बाय साइड जाइगोट से एम्ब्रियो भी बन रहा होगा, बट अभी हमारा टॉपिक एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेट आ गई
जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए केवल, क्योंकि बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, लाइक दिस। अब क्या होगा, अब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पहले तो सब ऐसे ही बनेंगे, अब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। और सेल वॉल फॉर्मेशन कैसा होगा, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब पहले बाहर वाली सेल में सेल वॉल बनेगी, फिर इसके अंदर बनेगी। जब बाहर से अंदर हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। तो वॉल फॉर्मेशन कैसा है, ये सेंट्रीपीटल है। मान लीजिए कि मैं जैसे बनाऊं डायग्राम में, तो आप मान लीजिए कि बाहर वाली सेल्स तो बन गई, अंदर वाले अभी भी हैं, धीरे धीरे हो रहा है ये तो, एक डायग्राम दिखाने वाली बात है। तो बाहर लेकिन सेल वॉल बन गई, अभी अंदर नहीं बनी है, धीरे धीरे बन जाएंगी। ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। और फिर यहां से फाइनली होगा क्या, एक मैच्योर एंडोस्पर्म तो बनेगा ही, जो पूरी तरीके से सेलुलर है, मतलब सारे न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल बन गई एंड ऑल। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज मैच्योर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया हमारा न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट। न्यूक्लियर में क्या खास बात है, पहले रैपिड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जल्दी जल्दी केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो एक ही सेंट्रल सेल के अंदर हजारों न्यूक्लियाई तैयार हो गए। अब क्या होगा, हर एक न्यूक्लियस पे सेल वॉल बनेगी, लेकिन सेल वॉल पहले बाहर वाले न्यूक्लियाई पे बनेगी, फिर अंदर वाले पे आएगी। तो सेल वॉल सेंट्रीपीटल होगी, पहले बाहर बनेगी फिर अंदर बनेगी। तो हमने मान लीजिए ये स्टेज बना दी, और धीरे धीरे अंदर वाले पे भी बनी जाएगी। तो एक मैच्योर एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा। तो ये आपका एक मैच्योर एंडोस्पर्म बन गया, दिस सर इज कॉल्ड। सेल वॉल मतलब सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, सेल, न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक वॉल बना दोगे तो सेल बन गया। भाई आपने माइटोसिस पढ़ा ना, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हो गई, एक सेल में दो न्यूक्लियाई बन गए। तो सेल तो एक ही कहलाएगी ना, टीलोफेज के बाद आप उसको देखोगे तो सेल एक है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस दो है। आप उसे दो सेल थोड़ा ना बोलोगे, दो सेल कब बोलोगे, जब आप उसके बीच में सेल वॉल बनाओगे, तब ये दोनों सेल अलग अलग कहलाएंगी। तो जब तक सेल वॉल नहीं बनाओगे सेल कैसे बनेगी। हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, जो कहलाता है सेलुलर। सेलुलर में क्या करना है, सीधे सीधे आपको माइटोसिस करनी है ना। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस एज यूजुअल। यूजुअल माइटोसिस इसे लिखा है कि जो नॉर्मल माइटोसिस आप पढ़ते हो, लाइक एक से दो सेल बन गई, दो से चार बन गई, चार से आठ बन गई, आठ से 16 बन गई, ऐसे सिंपल, कुछ नहीं करना। तो मान लीजिए जैसे ये एक था, तो ये दो बन गए। सर हाँ। सर तो ये क्या कहते हैं, जायगोट भी सी एम्ब्रियो के अंदर कहीं फंसा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे ही होगा, कहीं नहीं, केवल माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। ये क्लीवेज टाइप का डिवीजन होगा है सर। हाँ बस वैसे मान लो, फाइनली इसी जगह पे पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पे शुरू से सेल बन रही है तो सेलुलर, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस बने तो न्यूक्लियर, सिंपल है वैसे तो। लेकिन फिर भी आपको डायग्राम से दिखाया कि ठीक है, आपको एक पढ़ाने का तरीके वाली बात है, बाकी सीधे लाइन भी लिख सकते थे कि केवल न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और बाद में जो है वो सेल डिवाइड करेगा। किसी की कॉल, जस्ट मिनट। हेलो जी, भैया रॉन्ग नंबर है। सो
हो गया। यस सर। अब थर्ड पे चलते हैं। ये दोनों आपके सिलेबस में है, इनके एग्जाम्पल अभी हम लिख लेंगे, है ना। थर्ड क्या है, इसको बोला जाएगा हीलोबियल। हीलोबियल का मतलब एक्चुअली मिक्स होता है। मिक्स में खास बात क्या है, हीलोबियल में क्या होगा, पहले फर्स्ट माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन। पहला डिवीजन तो माइटोसिस है, बट अनइक्वल होगा। मतलब दोनों सेल जो बनेंगी वो एक साइज की नहीं बनेंगी, ऐसे एक स्मॉल और एक लार्ज। दिस इज, और स्मॉल वाली जो है वो कहाँ होगी, वो चलाजा एंड पे होगी, और लार्ज वाली जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। सो दिस इज स्मॉल चलाजल सेल, और ये लार्ज माइक्रोपाइलर सेल। तो एक माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के बाद उससे दो सेल बनी। नॉर्मल माइटोसिस है, बस साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन बराबर नहीं हुआ। तो एक छोटी सेल बनेगी जो चलाजा एंड पे होगी, और एक बड़ी सेल बनेगी जो माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद जो ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो लार्ज वाली सेल है, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। F&D लिख रहा हूं, ये यहाँ लिखा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो क्या होगा, जो स्मॉल सेल है वो तो ऐसे ही रहेगी, बड़ी वाली सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ये फिर उसके बाद वही कि आपको क्या करना है, ये वॉल फॉर्मेशन करना है सेंट्रीपिटल, और इसी स्टेज पे पहुंचना है बस। यहां से जब बनाओगे तो यहाँ पे एक सेल वैसी आएगी जो आपने ये बनाई थी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये सेल वॉल फॉर्मेशन है जो सेंट्रीपिटल होगा, एज यूजुअल, है ना। तो शुरू में तो हुआ सेल के जैसा सेलुलर, क्योंकि एक से दो सेल तो बनी, दो यहाँ भी बन रही थी, यहाँ दोनों बराबर बन गई, यहाँ पे एक बड़ी छोटी बन गई। उसके बाद डिवीजन कैसा हुआ, न्यूक्लियर के जैसा हुआ, और आप मैच्योरिटी तक पहुंच गए। तो मिक्स टाइप का हो गया, तो हीलोबियल रख दिया गया कि सेलुलर भी है ये शुरू में, पहले डिवीजन के लिए सेलुलर है, उसके बाद के डेवलपमेंट के हिसाब से ये न्यूक्लियर है। तो मिक्स टाइप का हो गया, तो थर्ड बन गया, दैट इज हीलोबियल, है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेलुलर न्यूक्लियर एनसीईआरटी में है। सर ये हीलोबियल में कोकोनट आ सकता है क्योंकि इसमें दो। नहीं 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 नहीं, कोकोनट इसमें आएगा, एग्जैक्टली कोकोनट जो है वो न्यूक्लियर में आएगा। क्योंकि ये चीज नहीं होती ना कोकोनट में कि एक से दो सेल बने और इसमें एक बड़ी बने और एक छोटी बने, छोटी वाली जो है वो चलाजल है, बड़ी वाली माइक्रोपाइलर है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये कोकोनट में नहीं होता। सर कोकोनट में वैसे दोनों आने चाहिए ना क्योंकि इसमें वाइट पार्ट सेलुलर होता है। डेवलपमेंट के हिसाब से दोनों तो नहीं है। आपने कोकोनट को बीच में, मान लीजिए मैंने किसी को यहां से उठा के देख लिया, अब आप ये तो ना कह दोगे कि सर यहाँ से उठाया तो न्यूक्लियर दिखाई दे रहा है तो चलेगा। आपको सर मैंने यहाँ से उठा के देख लिया तो सर ये भी तो न्यूक्लियर ही है। अरे ये न्यूक्लियर है, बट ये मतलब ये सेल जो फर्स्ट इसमें बनी है वो न्यूक्लियर इसमें थोड़ा डिवीजन बनी होगा। हुई है। तो डेवलपमेंट तो पूरा देखोगे ना, डेवलपमेंट तो ट्रांजिशन फेज होती है। अब ऐसा थोड़ा ना मर्जी में जहां मर्जी चाहे वहां उठा के आपने कहा कि सर हम तो ये वाली कंसिडर करेंगे। अरे इससे पहले क्या था, इससे बाद में क्या होगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अलग है और ये अलग है, अलग आपको दिख रही है ना। यहाँ तो कोई आपने सेल नहीं बनाई शुरू में, यहाँ बनाई ना सेल आपने, तो ये डिफर हो गया इन दोनों से। यहाँ तो कोई न्यूक्लियर नहीं किया, सीधे सीधे सेल तक यहाँ से वहां तक पहुंच गए, तो ये भी इसके जैसा नहीं है। शुरू में पहले ये दोनों बराबर हैं, बस यहाँ पे दो बराबर सेल है, यहाँ पे एक बड़ी छोटी है, और लास्ट में ये दोनों बराबर हैं, यहाँ भी फ्री एनडी है, यहाँ पे भी एफ एन डी है ना। तो इसलिए तो तीनों आपको एक एक फ्रंट पे एक पेज पे बना के दिखाया कि आपको तीनों के डिफरेंस समझ में आए। अब आते हैं इनके सर हो एग्जाम्पल्स पे। गया। बोलो। हो गया सर। हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट। पहला हमारे पास क्या था, न्यूक्लियर, है ना। ये कहाँ मिलेगा, मोस्टली मोनोकॉट में।
इवन कोकोनट एक मोनोकॉट है, आपकी बुक में कोकोनट दे रखा है, हालांकि और मेज भी दे रखा है बुक में, मेज भी मोनोकॉट है, लेकिन कॉटन में भी ऐसा ही होता है, और कॉटन डाइकॉट है। ठीक, तो कोकोनट और मेज तो बुक में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उस हिसाब से वो दोनों ही मोनोकॉट है। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में कैसा होगा, न्यूक्लियर, सीधे सीधे पूछा जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं पूछे जाते, सिर्फ भाई न्यूक्लियर कहाँ होता है, तो मोनोकॉट के अंदर होता है। सेलुलर कहाँ मिलेगा आपको, मोस्टली डाइकॉट में है ये, मोस्टली डाइकॉट में। जैसे बुक में एग्जाम्पल अगर धतूरा दे रखा हो, कभी एग्जाम में आया था, धतूरा सोलेनेसी फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट में आती है ना, 11th में पढ़ा होगा आपने। तीसरा जो एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, कभी मिल जाए कोई क्वेश्चन, हिलोबियल कहाँ मिलेगा। तो एक्चुअली मोनोकॉट तो क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं, डाइकॉट मोनोकॉट। फिर क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। सो मोनोकॉट के अंदर एक्चुअली बहुत सारे ऑर्डर हैं, उनमें एक ऑर्डर है जिसका नाम ही रखा गया हीलोबियल्स, क्योंकि उस ऑर्डर के बनाने का जो क्राइटेरिया है, दैट इज द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो हीलोबियल आपको कहाँ मिलता है, इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर हीलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट। इसमें कौन से प्लांट आते हैं, कोई एग्जांपल समझना चाहें तो वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया आपने, सर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था, वाटर वाला। हाँ वो भी पॉलिनेशन में पढ़ा होगा आपने, एक्वेटिक, है ना, पॉलिनेशन बाय वाटर। क्लियर, तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के डेवलपमेंट। अब अपनी बुक का चीजों को समझिए, बुक में क्या क्या दे रखा है। बुक में दे रखा है कि जब आप कोकोनट को देखते हो, एक सिंपल कोकोनट, नारियल पानी, कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर बेसिकली क्या है, वो इस स्टेज पे देखते हो आप, कि जिसमें आपको एक पानी नजर आ रहा है और पानी के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। जैसे नारियल पानी की शॉप पे जाइए, उससे कहिए कि नारियल पानी पानी वाला देना है, केवल उसमें क्रीम नहीं चाहिए आपको, केवल वाटर हो, तो आपको ये स्टेज मिलेगी। हालांकि वाटर में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए उस वाटर को आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो एक पानी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ये स्टेजेस है। फिर आप कहें कि सर मुझे क्रीम भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो क्रीम कैसे बनी होगी, लाइक दिस, कि इनमें से न्यूक्लियाई में वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो बाहर की तरफ व्हाइट वाला पोर्शन बनना शुरू हो गया, अंदर पानी कम होता जाएगा, ये स्टेज आ जाएगी। और जब कोकोनट को आप पूरा देखोगे, जो सूखा हुआ नारियल आता है जिससे तेल निकाला जाता है, जो ड्राई फ्रूट्स में आप नारियल यूज करते हो, तो उसमें तो कोई पानी नहीं होता, एक सूखा सा छोटा सा नारियल मिलेगा, वो क्या है, वो ये स्टेज पे है। सारा पानी खत्म हो गया, सारी सेल्स बाहर की तरफ बन गई, सेंटर में स्पेस खाली हो गया, नारियल को तोड़ोगे तो अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, केवल एक व्हाइट पोर्शन वाला गरी सा निकलेगा बस। तो कोकोनट को एक्चुअली हम अलग अलग स्टेजेस पे देखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि कोकोनट को तो हम सेलुलर भी मान लें, अल्टीमेटली तो न्यूक्लियस वाला भी सेल तक ही पहुंचेगा ना। न्यूक्लियस वाला हमेशा न्यूक्लियस थोड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो सेल ही बनेगा, मैच्योरिटी पे आके तो सारे के सारे एंडोस्पर्म सेलुलर ही बनाओगे ना आप। लेकिन शुरू में क्या है, उस बेस पे ये इसीलिए लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंटल बेसिस पे न्यू एंडोस्पर्म को तीन टाइप में पढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी पे जाके तो सारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो कोकोनट को अलग अलग स्टेजेस पे आप देखते हो, इसीलिए कोकोनट में एंडोस्पर्म अलग अलग दिखाई देता है। पानी वाला भी एंडोस्पर्म है सबसे शुरू में, जो टेंडर कोकोनट्स कहलाते हैं, सीधे पेड़ से तोड़े और पानी पानी है और कुछ नहीं है। थोड़े दिन लगे रहते तो पानी थोड़ा कम हो जाता, थोड़ा क्रीम वाला पोर्शन बढ़ जाता, बीच का कुछ मान लीजिए आप। फिर और लगा रहता तो सारा पानी खत्म हो जाएगा एक लिमिट के बाद, और एक सूखा हुआ नारियल बन के तैयार हो जाएगा ये। लास्ट में तो सेलुलर स्टेज ही आनी है ना? लेकिन कोकोनट में दोनों पॉसिबिलिटी है, लिक्विड स्टेट में भी एंडोस्पर्म है और सॉलिड स्टेट में भी एंडोस्पर्म है ना? इसलिए कोकोनट को आपकी बुक में समझा रखा है कि भाई कोकोनट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिक्विड और सॉलिड दोनों है। हो गया, हटा दूं? यस सर। चलिए फिर इसी पेज को यूज करते हैं। और क्या क्या हमें कोकोनट मतलब एंडोस्पर्म से रिलेटेड पढ़ना है।
ये तो हो ही गया, पीछे मैंने आपको समझा दिया। कोकोनट का मैंने अभी एग्जाम्पल क्या दिया आपको, ये डबल एंडोस्पर्म कहलाएगा। कभी आपसे डबल एंडोस्पर्म पूछा जाए, डबल एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, तो इसका एग्जाम्पल कोकोनट हो गया। कोकोनट में जो कोकोनट का पानी है वो एंडोस्पर्म है ना, ये याद रखिएगा। कोकोनट वाटर इज लिक्विड एंडोस्पर्म, उसको कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं कुछ लोग। और जो सूखा नारियल आता है दैट इज सॉलिड एंडोस्पर्म। ये डबल एंडोस्पर्म हो गया। कई बार एंडोस्पर्म हार्ड होगा, स्टोनी, स्टोन लाइक। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, विद एग्जाम्पल हमें याद रखने। इसमें एग्जाम्पल क्या है, बीटल नट, सुपाड़ी जो होती है पान में पड़ने वाली, उसका एंडोस्पर्म हार्ड होता है। या डेट पाम, खजूर, इनके जो एंडोस्पर्म है दे आर वेरी हार्ड, एक्चुअली लाइक स्टोन, नहीं टूटेंगे, है ना। इसको हार्ड या स्टोनी एंडोस्पर्म बोलते हैं, है ना। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पे आपको रूमिनेट एंडोस्पर्म मिल जाएगा टर्म। रूमिनेट का मतलब है जहां पे एंडोस्पर्म की सरफेस इररेगुलर हो, जैसे मैंने एक लाइन बना दी प्रॉपर, तो लाइन बना दी इसका मतलब प्रॉपर एक लाइन या लेयर आपको माइक्रोस्कोप से दिखती होगी। जहां पे झुर्रियां या रिंकल्स जैसे दिखाई दें, इररेगुलरिटी है, इररेगुलर और अनइवननेस इन इट्स सरफेस। अगर एंडोस्पर्म की सरफेस इररेगुलर है या कोई इवननेस नहीं है तो उसको रूमिनेट खंडर, है ना, रूमिनेट एंडोस्पर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, अगेन बीटल नेट है। और इसके अलावा आपने जायफल देखा ना कभी, जायफल जानते हैं। यस सर, पूजा कलर। हाँ हाँ, तो जायफल में आप देखो तो ऊपर उसके झुर्रियां झुर्रियां सी पड़ी होती हैं। जो जायफल आपको दिखाई देता है वो एक्चुअली एंडोस्पर्म है। उसको बहुत कस के तोड़ोगे क्योंकि हार्ड बहुत होता है, तो कहीं आपको उसका सीड नजर आएगा। तो जायफल भी एग्जाम्पल ले सकते थे। जायफल को एक्चुअली माइरिस्टिका बोला जाता है, मैं लिख तो दे रहा हूँ, माइरिस्टिका जीनस है ये, आप चाहे तो जायफल ही लिख सर लीजिए। आपने र्यूमिनेट लिखा था, ये प्यूमिनेट लिखा है। आर है बेटा, र्यूमिनेट, र्यूमेन मतलब ये। ठीक। एंडोस्पर्म की केमिस्ट्री भी अलग अलग हो सकती है। हर जगह एंडोस्पर्म अलग अलग चीज का बना होता है, जो हमें केमिकल नेचर अगर बात करें, ये चाहे तो आप भी बता सकते हो अगर आपको 11th की कोई चीज याद हो तो। जैसे स्टार्ची एंडोस्पर्म कहाँ होता है बताओ, स्टार्च का एंडोस्पर्म कहाँ होगा, प्रोटीन का कहाँ होगा, ऑयली एंडोस्पर्म कहाँ होता है। तीन तो बता ही सकते हो, तीनों के एग्जांपल बताओ। सर गेहूं में स्टार्च हो सकता है। गेहूं में तो बेटा आटा प्रोटीन का ही अधिकतर होता है। और बताओ, चलो गेहूं के अलावा बताओ। सर सनफ्लावर या ऑयली होगा सनफ्लावर, और जो मस्टर्ड में। ये हो सकता है वह एंडोस्पर्म की जगह उनके कॉटिलिडन में ऑयल हो। स्टार्ची कहाँ है, जहाँ पे 11th में मोनोकॉट सीड का डायग्राम बनाए, उसमें एग्जाम्पल मेज लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं, इधर नहीं है तो किधर कहीं और दे रखा है। 11th में मॉर्फोलॉजी में जहाँ सीड का डायग्राम बना है, मोनोकॉट सीड, उसमें मेज का एग्जाम्पल बना है। मेज के सीड में आप देखोगे तो वहाँ स्टार्ची लिखा हुआ है। सर उसमें लिखा है अलग से कि स्टार्च है इसमें। एंडोस्पर्म स्टार्च ही होता है मेज का। और जो एलेरॉन लेयर बनी हुई है, एलेरॉन लेयर मोनोकॉट के सर सीड में बनी प्रोटीन। हुई है, वो प्रोटीन होती है तो एंडोस्पर्मी, बट वो हमेशा प्रोटीन होती है।
सॉरी, तो जो एलेरॉन लेयर है, एलेरॉन लेयर ग्रेन्स में होती है ना, ग्रेन समझते हैं, अनाज, लाइक जो भी ज्वार बाजरा गेहूं मक्का चावल, है ना, रागी ओट्स, ये सब, जई जौ, तो जो भी आपने ग्रेन्स, मोनोकॉट सीड में आपके एग्जाम्पल दिया है मेज, तो जो भी एलेरॉन लेयर बनाओगे, एलेरॉन लेयर बेसिकली प्रोटीन की होती है और एंडोस्पर्म की होती है, वो तो प्रोटीनेशियस होती है। भले इस मेज में एंडोस्पर्म स्टार्च का हो, लेकिन मेज में जब आप एलेरॉन लेयर बनाओगे बाहर वाली, तो दैट इज ऑलवेज प्रोटीनेशियस। दोनों ही क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलेरॉन लेयर का केमिकल नेचर क्या है, एलेरॉन लेयर की पोलाइडी क्या है। तो क्योंकि एलेरॉन एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो आंसर क्या आ जाता है, ट्रिप्लॉइड, है ना, 3N होती है वो। तो ऐसी चीजें के लिए याद रखना है। ऑयली एंडोस्पर्म कहाँ होता है, कैस्टर के अंदर होता है, कैस्टर ऑयल जो आता है, तो कैस्टर का जो ऑयल है वो उसके एंडोस्पर्म से निकलता है। जबकि जो आपने एग्जाम्पल दिए लाइक ग्राउंड नट, वो उसके सीड से निकलता है। लाइक मस्टर्ड का ऑयल उसके सीड से निकलता है। सीड में कहाँ से निकलेगा, उनके कॉटिलिडन से निकलेगा, और कॉटिलिडन अलग होता है और एंडोस्पर्म अलग होता है, ये तो दोनों आप सर एटलीस्ट जानते ही एंडोस्पर्म होंगे। सीड का पार्ट नहीं है ना? क्या बेटा? एंडोस्पर्म सीड का पार्ट नहीं है ना? नहीं, एंडोस्पर्म सीड का पार्ट नहीं है, सीड अलग है, एंडोस्पर्म अलग है। एक्चुअली जो ये डायग्राम है, मान लीजिए ये तो आपने बनाया अंदर वाला, इसके बाहर ओव्यूल बनाओगे, इंटेगुमेंट्स आएंगी, माइक्रोपाइल चलाजा रैफे फ्यूनिकल, ओव्यूल का डायग्राम भी तो इसी चैप्टर में था। तो पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में चेंज होता है। तो एक्चुअली सीड के अंदर कहीं एंडोस्पर्म होगा, लेकिन सीड में तो कॉटिलिडन भी होगा, सीड में तो एम्ब्रियो भी होगा, सीड में तो सीड कोट भी होगा, सीड में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए ना। तो सीड और एंडोस्पर्म दो अलग अलग बातें हो गई ना, एक तो ना। अब हम लास्ट में लेते हैं, एक चीज और याद रख सकते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, मैंने कहीं पढ़ाया था आपको, ये बाद में पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन पहले ही पढ़ चुके हैं आप, है ना। एग्जाम्पल्स वेयर एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड, बताओ किसमें एंडोस्पर्म नहीं बनता। एंडोस्पर्म नहीं बनने का मतलब है कि ट्रिपल फ्यूजन होगा, लेकिन उसके बाद जो आपने ये डेवलपमेंट अभी पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सेल खत्म हो जाएगी, वही डीजनरेट कर जाती है। बताओ किसी को याद है एंडोस्पर्म कहाँ नहीं बनता? और आपको पढ़ाया था मैंने एम्ब्रियो रेस्क्यू, कहीं पढ़ाया था आपको याद हो तो। एम्ब्रियो रेस्क्यू आपने माइक्रो प्रोपगेशन चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन टिश्यू कल्चर, वहां पे कहीं लिखाया था कि भाई एम्ब्रियो को बचाना है। बचाना क्यों है, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा, बिकॉज एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। तो एंडोस्पर्म में से, उसमें से एम्ब्रियो काट के हम उसे एज ए एक्सप्लांट यूज कर लेते हैं और टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको पढ़ा रखा है, बताइए याद है किसी को कुछ? क्या फायदा पढ़ाए हुए आप लोग, याद तो कुछ है ही नहीं, कैसे करोगे? नीट जितना आसान है बेटा उतना ही मुश्किल है। एनसीईआरटी देखो तो लगता है कि बस ये तो छोटा सा तालाब है, नीट का पेपर देखो तो लगता है कि पता नहीं कितना समंदर है, खत्म ही नहीं होते क्वेश्चंस। एग्जाम्पल क्या था, ऑर्किड, और इसके अलावा फिलहाल वो उस केस में एग्जाम्पल ऑर्किड पढ़ाया था आपको। ट्रापा मतलब सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां एंडोस्पर्म कभी बनता ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एम्ब्रियो पे। हो गया एंडोस्पर्म के क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको जो पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट भी करा दिया कैसे होता है, मतलब जो जो जरूरी था। इससे ज्यादा एंडोस्पर्म में कुछ नहीं पूछा जा रहा आपसे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। कैसे बनेगा और क्या बनेगा? किससे बनता है? जाइगोट से। जाइगोट जो डिप्लॉयड है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी, और यहां से बनेगा एम्ब्रियो, और ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? ऑलवेज एट माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो कहाँ मिलेगा आपको? माइक्रोपाइलर एंड पे, बिकॉज जो एग था वो माइक्रोपाइलर एंड पे था, फर्टिलाइजेशन के बाद वहीं जाइगोट बन गया, तो आगे का डेवलपमेंट भी वहीं पे होगा। हालांकि माइटोसिस के बाद यहाँ डिफरेंशिएशन भी होगा, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब है एम्ब्रियो में कॉटिलिडन भी बनेगा, एपिकोटाइल, मीजोकोटाइल, हाइपोकोटाइल भी बनेगा। तो माइटोसिस के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन हो गया, तो ऐसा नहीं कि केवल नंबर इंक्रीज करना है, आपको एम्ब्रियो के पार्ट्स भी बनाने हैं। तो माइटोसिस और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें होंगी, तो जाके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली आपकी बुक में तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस ही दी हुई है, थोड़ा सा एक दो लाइन कुछ मोनोकॉट की होगी तो होगी, वरना जो भी दे रखा है वो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस दे रखा है। तो हम पहले वही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, डाइकॉट के केस में क्या है? डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस पे चलेंगे तो किस प्लांट के अंदर स्टडी की गई, पहले तो वो याद रखिए। दिस इज स्टडीड इन कैप्सैला बर्सा पेस्टोरिस। ये प्लांट का नाम तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इसकी फैमिली ब्रेसिकेसी है। ब्रेसिकेसी वैसे तो मस्टर्ड। आपने नहीं, मस्टर्ड वाली फैमिली है ना, सर ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ब्रेसिकेसी का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, तो सेम। क्योंकि ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्रूसीफर था, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रूसीफर टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ब्रेसिकेसी एक्चुअली डाइकॉट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है, पूरे डाइकॉट को आइडियली जो रिप्रेजेंट करने का काम करती है वो फैमिली ब्रेसिकेसी है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी ब्रेसिकेसी के अंदर ही स्टडी किया गया है। अब यहाँ पे एक्चुअली है क्या, आपकी बुक में सिर्फ स्टेजेस दी हुई हैं कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, कैसे होता है उसकी कोई डिटेल नहीं दे रखी है आपको। तो हमें सिर्फ वो स्टेजेस ही पढ़नी है, और डायग्राम आप चाहे तो एनसीईआरटी से देख सकते हो, क्योंकि उन डायग्राम में कोई स्पेशलिटी तो है नहीं। जो आप स्टेजेस की बात करोगे तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, ये तो है ही। फिर जाइगोट से एक्चुअली जो बनता है, बुक में लिखा तो नहीं है, बट एक टी शेप, टी के जैसा बनता है, 4 सेल्ड, 4 सेल का है, इसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। मतलब जाइगोट से 2 सेल बनी होंगी, 2 से 4 बनी होंगी, तो जो 4 बनेंगी वो टी शेप का होगा, और 4 सेल का है, तो इसे टी शेप प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है। इसके बाद आपको जो नजर आएंगे स्टेजेस, उनमें एक बॉल के जैसा बनेगा तो ग्लोबुलर स्टेज आती है। सर सीबीएसई में तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ना पूरा। हाँ वो बनाने पड़ेंगे आपको, है ना। मैं बनाने को बना सकता हूँ, बट अब देख लीजिए बुक से डायग्राम बने हुए हैं, कुछ उसमें नया तो बनेगा नहीं बेसिकली, है ना। तो ग्लोबुलर स्टेज आपको ध्यान में रखनी है, ये 16 to 32 सेल्ड हो सकती है। बुक में जो बनी हुई है वो 16 सेल लेके बनाई गई है ना ये। इसके बाद आएगा एक हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फाइनली जो आता है, जो मैच्योर एम्ब्रियो है, वो हॉर्स शू शेप मैच्योर एम्ब्रियो है। तो ये स्टेजेस का सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। बाकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी से बनाने हैं, मैं आपको डायग्राम नहीं बना रहा है ना, बहुत टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में।
और अगर बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना। जब आप एक मैच्योर डाइकॉट का एम्ब्रियो बनाएंगे तो क्योंकि ये डाइकॉट है तो अंडरस्टूड है, आप अब इसको ले सकते हैं मॉर्फोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी डाइकॉट सीड में आपने ग्राम सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और ग्राम सीड को खोल के जब दिखाया गया है तो उसमें रेडिकल, प्रिम्यूल और 2 कॉटिलिडन, है ना। तो वो चीज यहाँ पे भी आएगी। जब आप इस एम्ब्रियो को देखोगे तो रेडिकल होगा, प्लिम्यूल होगा और 2 कॉटिलिडन, क्योंकि डाइकॉट है तो डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन होते हैं। और जो एम्ब्रियो बनेगा वो रेडिकल और प्रिम्यूल से बनेगा, तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस भी बन जाएगा। तो वो चीज आपको मिल जाएगी कि डाइकॉट में कैसा दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे जो हॉर्स शू शेप का डायग्राम बुक में बना हुआ है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो डायग्राम बने हुए हैं, स्पेशलिटी डायग्राम तो केवल इसी में आएगी, हॉर्स शू शेप में। बाकी वो ग्लोबुलर या हार्ट शेप का है, वो तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वो तो आप हार्ट के जैसा बना दोगे तो हार्ट शेप, बॉल के जैसा बना दीजिए तो ग्लोबुलर, टी शेप बनाओगे तो 4 सेल का बन जाएगा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से पूरी हो जाएंगी डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के हिसाब से। डाइकॉट में एम्ब्रियो की पोजीशन बीच में आती है ना, वो जरूर याद रखिएगा कि जो एम्ब्रियो है वो बीच में होगा। इसे बोलते हैं मीडियन, मीडियनली प्लेस्ड भी लिख सकते हैं, या मीडियन एम्ब्रियो लिख लीजिए। ये पोजीशन है उसकी, है ना। जैसे बुक में आपका डायग्राम जो 11th में बना हुआ है वो ऐसे कुछ बना हुआ है। तो ये तो 2 कॉटिलिडन हो गए, और ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में ऊपर जो है वो एपिकोटाइल यानी प्लिम्यूल, नीचे जो आ रहा है वो हाइपोकोटाइल यानी रेडिकल, है ना। ये एम्ब्रियो का एक्सेस हो गया। तो 2 कॉटिलिडन के बीच में आ रहा है तो एम्ब्रियो मीडियन पोजीशन में होता है। ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि डाइकॉट का एम्ब्रियो की पोजीशन क्या है, तो ये मीडियन होगा। सर कॉटिलिडन क्या होता है, मतलब एम्ब्रियो की कोई सेल में बहुत ज्यादा वो बढ़ गया है। एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी का मान लीजिए एम्ब्रियो है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने जूलॉजी में पढ़ लिया, लाइक गैस्ट्रोला स्टेज पढ़ ली, तो उसके स्ट्रक्चर है ना। आपको गैस्ट्रोला में ऐसा तो है नहीं, गैस्ट्रोला तो पूरा एम्ब्रियो हो गया। अब उसमें आपको एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और न्यूरल प्लेट और सीलोम, 5 चीजें दिखाई देंगी। जितनी मेरी नॉलेज है जूलॉजी में जो आपने पढ़ा होगा वो कुछ ये पढ़ा होगा। तो आप ये तो ना कह सकते हो कि सर एम्ब्रियो का डायग्राम है तो उसमें सीलोम कहाँ से आ गई, उसमें ये जर्मिनल लेयर क्यों आ गई। तो ऐसे यहाँ भी है कि जब आप एक पूरा सीड पढ़ोगे तो सीड में एम्ब्रियो अलग है और कॉटिलिडन अलग है, और सीड की जो कवरिंग होती है वो सीड टेस्टा या सीड कोट कहलाती है। और जब आप एम्ब्रियो को देखोगे तो एम्ब्रियो में एग्जैक्टली क्या है, एम्ब्रियो में केवल ये 2 चीजें देखनी है आपको, प्लिम्यूल और रेडिकल। एम्ब्रियो में ये कॉटिलिडन नहीं आएंगे, एम्ब्रियो का पार्ट ये कॉटिलिडन नहीं है लेकिन सीड का पार्ट है। अगर इसको बंद कर दोगे और ऊपर एक सीड कोट बना दोगे तो बन जाएगा सीड। जैसा आपको ये ग्राम सीड का डायग्राम मॉर्फोलॉजी से आप देख सकते हो। इवन हम इसके बाद जब पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड तो वही चीज रिपीट होंगी जो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी। मार्फो में आपको मान लीजिए एक स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, फिर एक कार्पेल का पढ़ाया गया, प्रेजेंटेशन पढ़ लिया। प्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टली आप पढ़ लेते हैं फ्रूट और सीड, फैमिलीज पढ़ लेते हैं, चैप्टर खत्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली क्या है, वो आपको बीच का हिस्सा बता रहा है कि भाई एक स्टेमन था और एक कार्पेल था, अब उनसे डायरेक्टली फ्रूट और सीड कैसे बन गया। तो जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट है वो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, फिर पॉलिनेशन होगा, वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। मीनवाइल स्टिग्मा के अंदर एक ओव्यूल है जिसमें फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए मेगास्पोरोजेनेसिस पड़ी। एग और सिनर्जिड, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, ये सब तैयार हो गए। फिर पॉलन लैंड कर गया स्टिग्मा पे, पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, उसमें मेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो तक पहुंचेंगे, ये ओव्यूल तक पहुंचेंगे, मेगास्पोरेंजियम। फिर अंदर जाके मेल गैमीट रिलीज होंगे और डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एक एंडोस्पर्म और एक एम्ब्रियो बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली डेवलपमेंट आपको दिखा रहा है कि एक्चुअली कैसे हो रहा है। लेकिन मार्फोलॉजिकली क्या दिख रहा है आपको, बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई देता है कि सर ये रहा एंथर, ये रहा कार्पेल,
और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंथर तो टूट के सूख गया और कार्पेल में बचा फ्रूट और सीड जो आपको दिखाई देता है। तो मार्फो में आप डायरेक्टली फ्लावर के बाद फ्रूट और सीड पे पढ़ लेते हो। बीज के लिए ये चैप्टर है। तो एम्ब्रियो अलग है, एम्ब्रियो के ये दो पार्ट होते हैं। कॉटिलिडन अलग है, एम्ब्रियो कॉटिलिडन और उसकी जो कवरिंग होगी सीड टेस्टा, ये मिला के बनेगा पूरा डाइकॉट का सीड, जैसे ग्राम सीड आपको बना के दिखा रखा है। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया या कुछ पूछना है गोविंद? नो सर, कुछ नहीं पूछना। नहीं, बताओ कुछ पूछना हो तो। मोनोकॉट में कुछ डिटेल तो यहां भी नहीं है। इवन जैसे आपने ये डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी, मोनोकॉट का तो वो भी नहीं दे रखा बुक में। लेकिन जो एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट में एक मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम जरूर बुक में दे रखा है। तो मोनोकॉट में क्या चेंजेस होने वाले हैं तो वो हमें पढ़ना है। पहली चीज ये कि ग्लोबुलर स्टेज तक दोनों डेवलपमेंट सेम होते हैं। डाइकॉट भी ग्लोबुलर स्टेज तक है, मोनोकॉट भी ग्लोबुलर स्टेज तक ऐसे ही जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट तो लिख दे रहा हूं, अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली का मतलब है अप टू ग्लोबुलर स्टेज। इज सेम एज दैट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये तो पहली चीज की ग्लोबुलर स्टेज तक तो सेम है। अब उसके बाद क्या होगा, नाम से पता है आपको, डाइकॉट में बनते हैं दो कॉटिलिडन, मोनोकॉट में होता है एक कॉटिलिडन। और मोनोकॉट के कॉटिलिडन का नाम भी आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, उसको स्कोटैलम कहते हैं। लार्ज शील्ड के जैसा होता है ना शेप, तो उसे स्कोटैलम कहते हैं। तो वो मॉर्फोलॉजी से वहां पे डायग्राम बना हुआ है मोनोकॉट में, मेज का एग्जाम्पल, तो वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली कॉटिलिडन तो दोनों बनते हैं, जैसे यहाँ दो हैं यहाँ पे भी दो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल है और एक नॉन फंक्शनल है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि सर मोनोकॉट तो मतलब एक कॉटिलिडन और डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन। तो ठीक है, डाइकॉट में तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन मोनोकॉट में क्या है, एक कॉटिलिडन और होता है जो बहुत ही छोटा सा होगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, उसको हम रिड्यूस्ड कॉटिलिडन बोलते हैं। उसका नाम यहाँ पे दे रखा है बुक में एनसीईआरटी ने, मतलब इस चैप्टर में जहाँ पे मोनोकॉट के एम्ब्रियो का डायग्राम है, वहां आप देखोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है, दैट इज अ सेकंड रिड्यूस्ड कॉटिलिडन। और एक तो फंक्शनल आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप सब लोग एनसीईआरटी लेके आओ, एनसीईआरटी में राइट नाउ अभी का अभी आप डायग्राम देख लो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा और कोई यूज भी नहीं है। आपको बोर्ड के हिसाब से डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, है ना। मेन एग्जाम में नीट में तो डायग्राम आने से रहा, है ना। जहाँ जरूरी थे मैंने डायग्राम खुद आपको बना के दिए, जहाँ नहीं जरूरी है या जहाँ बुक से ले सकते हो तो आप इस डायग्राम को बुक से कॉपी कर सकते हैं। तो मोनोकॉट में क्या है, एक तो फंक्शनल कॉटिलिडन है, वन फंक्शनल कॉटिलिडन, जिसको आप इसको टैलम बोलते हो, है ना। ये लार्ज है, शील्ड के जैसा होता है शेप, यहां भी देख सकते हो। और आप सीड में कैसा दिखाई देगा उसके लिए 11th की एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में डायग्राम बनाया, वहां भी देख सकते हो। जो दूसरा कॉटिलिडन है, द अदर वन जो रिड्यूस्ड होगा, जो नॉन फंक्शनल है ना, अदर मतलब सेकंड रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल कॉटिलिडन है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। ये नाम आपको यही नजर आएगा। इसको टैलम तो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी में भी दिया है। एपीब्लास्ट आपको यहाँ जहां मोनोकॉट का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर है एनसीईआरटी तो आप अभी निकाल के देख सकते हो, कोई डायग्राम में
इश्यू हो तो आप मुझसे अभी मिल का भी। गया। हाँ। मिल गया। हम्म। और मोनोकॉट में नई चीज क्या है? मोनोकॉट में यहां भी और 12th की एनसीईआरटी, सॉरी 11th की एनसीईआरटी में भी, वहां रेडिकल और प्रीम्यूल के ऊपर आपने एक्स्ट्रा कवरिंग बनाई है। अगर 11th का याद हो तो कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा, ये दो एक्स्ट्रा कवरिंग होती हैं जो आप यहां नहीं बनाते, तो ये भी आपको अलग से याद रखना है। टू एक्स्ट्रा कवरिंग है, इनके नाम क्या है? वन इज कॉलियोराइजा, अदर वन इज कॉलियोप्टाइल। ये कॉलियोराइजा किसके ऊपर है? एबव रेडिकल या हाइपोकोटाइल लिख सकते हैं। और कोलियोप्टाइल किसके ऊपर है? एबव प्लीम्यूल या एपिकोटाइल। और ये भी आप 11th के डायग्राम में आराम से देख सकते हो। तो मोनोकॉट, ये हालांकि मैच्योरिटी पे बात आएगी, है ना, क्योंकि हमें डेवलपमेंट पढ़ना नहीं था तो इसलिए हम डायरेक्टली मैच, क्योंकि डाइकॉट में तो आपको स्टेजेस बना के दिखाई है एनसीईआरटी ने, क्योंकि वो सिलेबस में है। मोनोकॉट में केवल एक मैच्योर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस मैच्योर स्ट्रक्चर का क्या हाल चाल है, तो वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैच्योर स्ट्रक्चर में, बस हमें वो देखनी थी, तो हमने उतना ही देखा। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के बारे में हो गया, हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया और एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब इसके बाद बुक में दे रखा है फ्रूट और सीड। वैसे तो नाम शायद सीड दे रखा है टॉपिक, लेकिन उसी में फ्रूट भी डिस्कस कर लिया गया है और सीड भी डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, देखिए टर्न कर दो शीट। सीड और फ्रूट के बारे में जो भी कुछ दे रखा है वो ऑलरेडी हम, मतलब जो आपने पढ़ा है वहां पे मॉर्फोलॉजी में, इवन डायग्राम भी आप देखोगे तो वही दे रखे हैं, वैसे ही डायग्राम बनाए, एप्पल का जैसा डायग्राम आप वहां पे देखते हो। क्योंकि हम चैप्टर को हमने शुरू भी वैसे ही किया था। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को आप स्टार्टिंग में देखोगे तो वहीं से शुरू हुआ कि एक फ्लावर है, फ्लावर में एक एंथर कैसा दिखाई, मतलब एक स्टेमन कैसा दिखाई देता है और एक कार्पल कैसा दिखाई देता है। स्टेमन में दो एंथर लोब और एक फिलामेंट होगा, कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा। ये चीज आपने मॉर्फो में भी पढ़ी है, यहाँ भी पढ़ी है। और फिर एंथर के अंदर क्या हो रहा है और कार्पल के अंदर क्या हो रहा है, मतलब ये चैप्टर शुरू हो गया। ऐसे चैप्टर की फिनिशिंग कहाँ पे है? अगेन आपने मॉर्फोलॉजी में फ्रूट और सीड बने हैं, दोनों के डायग्राम पढ़े हैं, दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। हम फिर लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रूट और सीड। तो आना तो स्ट्रक्चर वही है जो मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है, बस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जिसके रिजल्ट से फ्रूट और सीड फाइनली बन जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो फ्रूट और सीड एक साथ ही है। जो जो चीजें हमें याद रखनी है, जो यहाँ पे हमें काम की मिल सकती हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, तो वो चीज भी पूरी हो जाएगी, है ना। सो सीड और फ्रूट हम दोनों एक साथ बुक में देख लेना, हेडिंग क्या दी है, सीड और फ्रूट। सबसे पहले हम मान लीजिए सीड के हिसाब से देख लेते हैं। सीड किससे बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से। जो आपने ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम बनाया है, उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये सिंपली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एक ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। और ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। तो यानी सीड किसके अंदर मिलेगा आपको? फ्रूट के अंदर। सो दिस इज फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। तो फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट बनता है फर्टिलाइज्ड ओवरी से। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल से बन गया सीड और ओवरी से बन गया फ्रूट। तो पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन ओवरी है जिसमें ओव्यूल है,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी की जगह फ्रूट है, और जहां पे ओव्यूल्स बनाए थे वहां सीड बन गए। तो फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस आ गया। ओव्यूल और ओवरी लिख रहे हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन, सीड और फ्रूट बोल रहे हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इतना ध्यान रखना है आपको। फिर जो मैंने अभी आपको बताया, आपने थोड़ी देर पूछा था कि एक सीड में होता क्या क्या है, तो एक सीड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो कॉटिलेडन मिलेंगे, दैट डिपेंड्स कि वो 1 है या 2 है। मोनोकॉट में 1 होता है और डाइकॉट में 2 होते हैं। किसी रेयर केस में 2 से ज्यादा भी हो, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक एम्ब्रियो मिलेगा आपको, जिसमें रेडिकल पिम्यूल और आप चीजें बनाते हैं। और सीड की एक कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, है ना। सीड कोट में सीड का टेस्टा, अगर पढ़ा है तो बाहर वाला होता है, एंड टैगमेन अंदर वाला। सीड कोट एक्चुअली 2 लेयर्ड होता है ना। दिस इज डबल लेयर्ड। तो बाहर वाला जो है आउटर सीड टेस्टा होता है, और इनर सीड टैगमेन कहलाता है ना। तो एक सीड में आपको 3 चीजें, अब जैसे मान लीजिए डाइकॉट में आपके एग्जाम्पल में ग्राम सीड दिया था मार्फोलॉजी में। तो ग्राम सीड में चने में जो बाहर वाला चने का छिलका होता है ब्राउन कलर का जो दिखाई देता है, वो तो सीड टेस्टा है। उसके अंदर एक थिन मेम्ब्रेन लेयर भी होती है जो दिखती तो नहीं है बट माइक्रोस्कोपिकली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टैगमेन। फिर आपने चने का छिलका हटा दिया तो 2 आपको पीले पीले से कॉटिलेडन नजर आएंगे, और एक उसमें छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। सो एक सीड के अंदर 3 चीजें हो गई, सीड का टेस्टा, सीड के कॉटिलेडन, और उसमें जो एम्ब्रियो है वो। क्लियर। ये कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है। कॉटिलेडन यूजुअली फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी मतलब फूड को स्टोर करेंगे। तो कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है कि वो फूड को स्टोर करते हैं, स्वेल कर जाएंगे, मोटे मोटे होंगे, मूंगफली हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब में जो आप खा रहे हो बेसिकली उनके कॉटिलेडन को खाते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सीड में मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म है या नहीं है, आपने ये भी पढ़ा था 11th में। सीड में एंडोस्पर्म तो बनेगा, जैसे अभी हमने बनाया, सब जगह सर बनेगा। मोनोकॉट में बच जाता है और डाइकॉट में ज्यादातर फिनिश हो जाता है। हाँ, वो ज्यादातर वाली जो बात है, तो हमें एग्जाम्पल तो दोनों ही पढ़ने हैं, है ना। तो यहाँ पे सर क्या है, बोलो। एक्सेप्शन भी दिए हैं उसमें तो एनसीईआरटी में। हाँ, तो जो दे रखा है वो सब आपको याद करना है। सीड्स 2 टाइप के हैं। एक होते हैं एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है, तो दीज आर एल्ब्यूमिनस। और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, ये एक्स एल्ब्यूमिनस है। अब एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल जब आप देखोगे, तो एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल बताओ क्या क्या है, चलो देखता हूँ कितना याद है। सर एक तो क्या कहते हैं मोनोकॉट हो जाते हैं। सारे। और सर ये मैं बताता हूँ एक्सेप्शन आपको, ऑर्किड्स या कैस्टर में से एक होता है। हम्म ठीक है, चलो। और ये हो गया मोनोकॉट में, मतलब मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट लिख देता हूँ। सर डाइकोट का कैस्टर होता है। तो कैस्टर कैसा है, एंडोस्पर्मस। यस सर। चलो, कैस्टर हो गया डाइकॉट में। और सर एनसीईआरटी में उतना ही दिया। नहीं, और भी दिए एनसीईआरटी में। सर मतलब मेज। मैंने 100% दिए। मेज तो मोनोकॉट में आ ही गया। बताओ सोच के, एनसीईआरटी में है इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर 11th की तो पता है, अभी 12th के दोबारा मैं रिवाइज। 11th की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। यही तो बात है कि आप कितने ध्यान से पढ़ते हो चीजों को। बताइए, 11th की एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्मस सीड होते हैं, अदर देन दीज टू जो आपके सामने है। मोनोकॉट में मेज आ गया और कैस्टर आ गया। बताइए चलिए, किसको याद है। और मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ही लिखा हुआ है। चलो, हिंट भी दे दिया आपको, कहीं और नहीं जाना।
अच्छा बताओ, चलो कौन सी फैमिली के अंदर एंडोस्पर्मस सीड होते हैं? आपके सिलेबस में 3 फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इससे ज्यादा तो हिंट की जरूरत नहीं, अब तो आंसर ही आ जाएगा। जो लीलियसी फैमिली है। लिलियसी तो मोनोकॉट की है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो ऊपर लिख दिया मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। डाइकॉट में फैबेसी दे रखा है, सोलेनेसी दे रखा है। फैबेसी का सीड कैसा होता है? सर उसमें एंडोस्पर्म तो होता है लेकिन वो बाद में सूख जाता है वो बात सीड। खत्म हो गई। इन दोनों में से बताओ, फैबेसी का सीड मैच्योरिटी पे कैसा होगा, एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मस? बुक में क्या लिखा हुआ है? हम्म? फैबेसी में तो ग्राम आएगा, चना। और चने का कैसा होता है? चने में मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म बनाया हुआ है? नहीं बना हुआ है। चने के सीड में कहाँ एंडोस्पर्म का चने का तो डायग्राम भी बना हुआ है ग्राम सीड का, उसमें कहाँ एंडोस्पर्म लिखा हुआ है? फिर सोलेनेसी फैमिली पढ़ो, अगर है एनसीईआरटी 11 की, उसमें लिखा हुआ है सीड्स आर एंडोस्पर्मस। यस सर लिखा है। तो फिर कैसे कह रहे हो कि इससे इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा हुआ? सर फैमिली अब बार बार भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाओगे, यही तो बात है। अब मान लीजिए सोलेनेसी के भी एग्जाम्पल आपके बुक में कम से कम 7 या 8 दिए। टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, फाइसालिस पेरुवियाना यानी रेस्पबेरी हो गया, धतूरा हो गया, अश्वगंधा हो गया। अब कल को आ जाए कि जी अश्वगंधा का सीड कैसा होता है, अब आपको सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया। सीबीएसई कह रही जी नहीं, मैंने तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ढूंढो बैठ के। तो अश्व जितने भी सोलेनेसी के नाम आप पढ़ोगे बुक में जो कम से कम एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, उनके लिए तो ये एप्लीकेबल हो गया ना कि सोलेनेसी का सीड अगर एंडोस्पर्मस होता है, बीइंग ए डाइकॉट वो एंडोस्पर्मस है। तो ये याद रखना है कि डाइकॉट में एंडोस्पर्मस का एग्जाम्पल कैस्टर के अलावा भी कुछ बुक में दे रखा है, दैट इज सोलिनेसी ना। लिलियसी तो चलो मोनोकॉट की फैमिली है, तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में तो होता ही एंडोस्पर्मस है। ये दोनों ही डाइकॉट हैं, तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट और कुछ डाइकॉट भी हैं जिनमें एंडोस्पर्मस होता है। और जहां तक नॉन एंडोस्पर्मस की बात है, इसमें मेजोरिटी ऑफ द डाइकॉट तो आ ही जाते हैं। सर अब एक और जैसे इसमें फैबेसी, आपकी बुक के हिसाब से फैबेसी फैमिली दे रखी है, वो डाइकॉट की है और उसके सीड नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। इसी में ग्राम आप पढ़ते हो, फैबेसी का ही तो एग्जाम्पल है ग्राम सीड। ऑर्किड में तो बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये भी लाइन लिखा जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑर्किड जब भी आप पढ़ते हो कि सर ऑर्किड के अंदर नॉन एंडोस्पर्मस सीड होता है, तो आंसर गलत है, या एंडोस्पर्मस होता है तो भी गलत है, बिकॉज वो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। ऑर्किड में तो एंडोस्पर्म कभी बना ही नहीं, अभी तो लिखा आपको कि यस ऑर्किड तो सर। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात ये हो रही है कि एंडोस्पर्म तो बना, लेकिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कंज्यूम हो गया, क्योंकि उसका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था। अगर वो कंज्यूम हो गया तो जब सीड मैच्योर हो जाएगा तो एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे सीड्स जिनमें मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म नहीं है, दो सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। और मान लीजिए बना, यूज हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ज्यादा बन गया था तो बचा रह गया तो मैच्योरिटी पे दिखाई देगा, दो सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मस। ये इसीलिए लिख दिया कि सीड को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ये नीचे लिखा है एट मैच्योरिटी, जब सीड मैच्योर हो जाएगा तब एंडोस्पर्म है या नहीं, ये अलग बात है जो आपने पढ़ी। और एंडोस्पर्म है ही नहीं शुरू से, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्किड, वो एक अलग बात थी। तो उससे कुछ कंफ्यूज नहीं करना है ना, ये जो लिखे हैं रेड से, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ 11th है, कुछ यहाँ दे रखा है, दोनों जगह एक्चुअली दे रखी है बात, तो आपको दोनों जगह रेफरेंस आप कोट करना चाहो तो कर सकते हो। और चलते हैं आगे इस पैराग्राफ में, और हमें क्या मिलेगा ढूंढने से। एक और टर्म आपको मिलेगा, दैट इज पेरिस्पर्मिक सीड। व्हाट अबाउट पेरिस्पर्मिक सीड्स? पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब है हैविंग पेरिस्पर्म। अब ये पेरिस्पर्म क्या होता है? आपने ओव्यूल का डायग्राम पढ़ा होगा इस चैप्टर में, सर ने पढ़ाया होगा मेगास्पोरेंजियम का, वहां पे न्यूसिलस लिखा होगा कहीं, इंटेगुमेंट, चलाजा, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस भी लिखा होगा। न्यूसिलस भी न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो भी खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां न्यूसिलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी बच जाता है,
और बच जाएगा तो मैच्योरिटी पे यानी सीड में दिखाई देगा। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट न्यूसिलस। ब्लैक पेपर। हाँ, तो पेरिस्पर्म क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो रिसेंटली क्वेश्चन है नीट का, शायद 2018 का ही क्वेश्चन है। पेरिस्पर्मिक सीड, व्हाट इज पेरिस्पर्म? दिस इज परसिस्टेंट न्यूसिलस। एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट बीट। रूट, है ना? सर क्या बीट होता लिखने है जाओ, बीट चुकंदर। चुकंदर का अगर सीड बनेगा तो उसमें न्यूसिलस भी होगा। और काली मिर्च का सीड तो सब जानते ही है। काली मिर्च को तोड़ोगे तो ऊपर काली है, अंदर से व्हाइट व्हाइट निकलेगी। तो जो ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वो तो एंडोस्पर्म है, जो अंदर व्हाइट पोर्शन है उसमें न्यूसिलस का टिश्यू भी होता है। हो गया? एक लाइन और काम की बुक में मिल जाएगी आपको इस पैराग्राफ में। सीड में मैच्योरिटी पे वाटर नहीं होता, लेकिन सीड में अंदर एम्ब्रियो तो है। एम्ब्रियो है तो बिल्कुल 100% बिना वाटर के तो नहीं रह सकता। एम्ब्रियो को वाटर चाहिए सो दैट वो सरवाइव कर सके। वाटर होगा तो स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनाए जाएंगे, जिनसे एम्ब्रियो सांस लेगा, जिंदा रहेगा, अपना काम करेगा, जब तक कि वो नया प्लांट नहीं बना देता। तो बुक में लिखा है कि सीड में अगर आप एक मैच्योर सीड भी कंसिडर करें तो भी उसमें 10 to 15%, क्योंकि ये डिजिट दे रखी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाटर होगा एज मॉइस्चर। ये होगा ही होगा। तो मैच्योर सीड के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है कि इट हैज 10 to 15% वाटर। ठीक है। हर एक सीड की डॉर्मेंसी भी होती है। सीड डॉर्मेंसी आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सर ने पढ़ाया होगा। सीड डॉर्मेंसी वहां पे दे रखा होगा कि डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का मतलब है वो मिनिमम पीरियड जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो, अगर आप सीड को जबरदस्ती जर्मिनेट कराओगे तो सीड मर जाएगा लेकिन प्लांट नहीं बनाएगा। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है? दैट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच ए सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑल्दो द कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन आर फेवरेबल। हम कंडीशन अगर फेवरेबल भी कर दें तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, बिकॉज उसे वो रेस्टिंग पीरियड यानी वो डॉर्मेंट पीरियड चाहिए। तो सीड डॉर्मेंसी को लेके भी आप एक लाइन दे रखी होगी। जो प्लांट सीड बनाते हैं, बहुत सारे तो सीड बनाते ही नहीं है। सीड बनाने का मतलब क्या है? सीड के थ्रू प्रोपगेट करने का, सीड के थ्रू पैरिनेट करने का, सीड के थ्रू डॉर्मेंसी को पास ऑन करने की बात। जैसे अदरक का प्लांट है तो वो राइजोम के थ्रू डॉर्मेंसी को पास करता है, अदरक हो गया या हल्दी हो गई। या आलू का प्लांट है तो पोटैटो के ट्यूबर के थ्रू वो डॉर्मेंसी यानी कि अनफेवरेबल टाइम को पास करता है, और अगले साल फिर आलू से नया प्लांट। हालांकि पोटैटो के प्लांट में नॉर्मल सीड भी बनता है, लेकिन सीड के थ्रू वो डॉर्मेंसी को पास नहीं करते। वो डॉर्मेंसी को कैसे पास करते हैं? बाय द अंडरग्राउंड ट्यूबर। वो भी आपने मार्फो में पढ़ा है। ऐसे राइजोम भी पेरिनेशन का स्ट्रक्चर है। तो जो सीड्स या जो प्लांट सीड के थ्रू पेरिनेट करते हैं, पेरिनेट मतलब टू पास ऑन डॉर्मेंट कंडीशन। यहाँ पे एक वर्ड है, बुक में तो नहीं है, आप याद रखिएगा, इन्हें थीरियोफाइट्स कहते हैं। थीरियोफाइट्स क्या है? दीज आर द प्लांट्स विच पैरिनेट थ्रू सीड्स। पैरिनेट का मतलब है टू पास ऑन एडवर्स कंडीशन। सो ये एक वर्ड याद रखिएगा, थीरियोफाइट्स क्या होते हैं कि जो सीड्स के थ्रू, जैसे गेहूं है तो गेहूं के प्लांट में आप गेहूं को ही तो स्टोर करते हो, गेहूं के दाने को, उसी से तो डॉर्मेंसी पास होगी, वरना विंटर क्रॉप है, गेहूं जाड़ों में लगेगा। अब गर्मियों में लगाओगे तो लगेगा ही नहीं। भले आप गर्मियों में जाड़ों की कंडीशन लैब में दे दो तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन गेहूं में क्या स्टेम को रख सकते हो, उससे तो प्लांट नहीं बनेगा ना। लेकिन आलू में क्या है?
पोटैटो में आपको पोटैटो का ट्यूबर ही रखना पड़ेगा, शकरकंद में आपको उसकी जड़ यानी रूट रखनी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग प्लांट के पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो जो प्लांट सीड के थ्रू पेरिनेट करते हैं उनको हम थीरियोफाइट्स कहते हैं। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, है ना? ठीक है। फिर बुक में एक लाइन या एक पैराग्राफ आपको मिलेगा जहां लिखा होगा सीड्स ऑफर ग्रेट एडवांटेज, है ना? वहां पे एक आपको लाइन क्या मिलेगी कि सीड्स जो है वो एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारी एडवांटेज देते हैं। तो वो एक तरीके से सीड का रोल है कि प्लांट ने सीड क्यों बनाया। अगर आप सीड की बात करोगे तो प्लांट सीड के थ्रू पेरिनेट भी कर रहे हैं, पहला रीजन हो गया कि भाई प्लांट को एडवर्स कंडीशन पास करनी है तो वो सीड के थ्रू पास कर लेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जी सीड से एम्ब्रियो सेफ हो गया। बोलो बेटा। सर आप बोलिए। सीड के थ्रू एम्ब्रियो को सेफ्टी मिल गई, एम्ब्रियो सीड के अंदर ऑलरेडी सेफ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। सीड एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर में हमें चीजों को स्टोर करना होता है और स्टोरेज के लिए सीड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वैसे देखो तो अदरक की गांठ या हल्दी की गांठ को बचाना मुश्किल है, जर्मिनेट करने से रोकना मुश्किल है। जैसे कंडीशन मिलेंगी प्लांट बना देंगी, भले मिट्टी में हो या ना हो। प्याज भी आप देखोगे तो बास्केट के अंदर ही वो जर्मिनेट करके हरा हो जाता है, वो सीड तो ना है, वो तो फ्लैशी लीफ है। आलू रखे रखे जर्मिनेट कर जाता है, लेकिन क्या गेहूं रखे रखे जर्मिनेट कर जाएगा? नहीं करेगा। या आपने चने रखे हुए किसी कंटेनर में तो क्या स्प्राउटिंग अपने आप हो जाएगी बिना पानी में डुब किए? नहीं होगी। तो सीड्स एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और सीड्स के थ्रू बहुत सारे ह्यूमन कह लीजिए या एनिमल कह लीजिए तो उन्हें न्यूट्रिशन तो मिलता ही है। सीड्स आर वेरी द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल। हर सीड का अलग अलग कंपोनेंट होगा। किसी सीड में कार्बोहाइड्रेट है, किसी सीड में प्रोटीन है, किसी सीड में ऑयल है, किसी में इवन क्लोरोफिल भी होता है, किसी में सेल्यूलोज भी होता है। तो अलग अलग सीड में अलग अलग कंपोनेंट है, तो वो न्यूट्रिशन एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, वो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। सीड्स सर ऑफर, शायद इसमें ये भी तो दिया है कि सीड वेरिएशन को पास कर सकता है जो सेक्सुअल हाँ रिप्रोडक्शन। वो भी है। So seeds offer great advantages to angiosperm या to agriculture, to the plant, to the human and animals and all. तो ये पैराग्राफ आपको अपने आप पढ़ना है, एक पैराग्राफ लास्ट में दिया होगा तो इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में सीड वायबिलिटी का, कब तक सीड जिंदा रहेगा। सीड वायबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सीड इज एबल टू जर्मिनेट। मान लो सीड को स्टोर कर रहा आपने, आपने मार्केट से चने ले आए और आपने कंटेनर में रख दिए। आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी उन चनों को पानी में डाला और वो स्प्राउट कर गए। इसका मतलब 5 साल तक चने के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जिंदा रहा, और 5 साल के बाद भी उस एम्ब्रियो से प्लांट बन गया। हो सकता है 10 साल के बाद भी बन जाए, हो सकता है 100 साल के बाद भी बन जाए, हो सकता है 110 साल के बाद ना बने। तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कोई भी सीड कितने साल तक जर्मिनेट करने की कैपेसिटी को रिटेन कर सकता है। तो सीड वाइबिलिटी को जब आप देखोगे तो ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है ना, सीड वाइबिलिटी होती क्या है? सीड वाइबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम टाइम पीरियड, मैं लिख देता हूं, हो सकता है ये भी सर ने आपको पढ़ा रखा हो कभी। मैक्सिमम टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, क्योंकि मैं ये फिजियोलॉजी में ही पढ़ा देता हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जहां सीड डॉर्मेंसी बुक में दे रखा है। ड्यूरिंग विच ए सीड इज एबल टू जर्मिनेट। सर वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया 11th में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों भाई? सर इतना टाइम ही नहीं मिला, स्टार्टिंग में स्लो कराया सिलेबस, बाद में कमी पड़ गई टाइम की। तो कुछ तो कराया होगा, यानी चैप्टर छूटा हुआ है, ऐसा है क्या? या पूरा छूटा है, मतलब कुछ एक वर्निलाइजेशन समझाया था तो सर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो वो एंड में क्या समझने आता। और कुछ नहीं पढ़ा ग्रोथ के बारे में, फिर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, नथिंग जिबरलिन, सर, एवी, नथिंग। कुछ नहीं पढ़ा? चलो फिर हम रिवीजन में फिर आपको मैं पहले वही चैप्टर करा दूंगा, कम से कम रिवाइज के हिसाब से कुछ तो हो जाएगा। सर जो प्लांट फिजियोलॉजी के एंड के 3 चैप्टर है एक भी नहीं कराया, सबके बस नोट्स पकड़ा दिए थे। चलो ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सीड वायबिलिटी खत्म कर लेते हैं, वरना ये रहने सर क्या लगेगा, थोड़ा सा जाता नोट हूँ। देखने दीजिए। हाँ बेटा बोलो।
फिर से दिखाऊं? पीछे देखना है, पीछे। लो, सर हो गया। हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, सीड वायबिलिटी के एग्जांपल्स हमें लिखने। ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है मैक्सिमम सीड वायबिलिटी, वो एक प्लांट है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, बुक में दे रखा है नाम, है ना, इंग्लिश में ल्यूपिन कहते हैं। इसमें जो मैं आपको मिला है, जो ऑन पेपर है, वो 10,000 ईयर्स है। हालांकि ये कहीं एक्सकेवेशन से खुदाई के दौरान मिला था। तो ल्यूपिनस आर्क्टिस का एक सीड मिला था आर्कटिक एनवायरनमेंट में। तो जब उसको चेक किया गया, सीड वायबिलिटी चेक करने के अलग अलग मेथड होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उन पे नहीं जा रहे, पर चेक करके पता किया गया तो देखा कि 10,000 साल से ये सीड रखा हुआ है आर्कटिक में बर्फ के नीचे, और अभी भी ये अगर जर्मिनेट करेंगे तो प्लांट बना देगा। तो 10,000 साल एक मैक्सिमम वायबिलिटी है ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है ऑफ द सीड दैट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। बता सकते हो ल्यूपिन किस फैमिली का है? ल्यूपिन कहीं लिखा है एनसीईआरटी में? दूसरा है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये तो खजूर है, डेट पाम। इसकी जो वायबिलिटी है वो लगभग 2,000 साल है। मतलब 2,000 साल तक इसके सीड को रखे रहो तो भी वो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखेगा। और नॉर्मली जो मैक्सिमम बोला जाता है वो लोटस है, 700 ईयर्स। लोटस जेनेटिक नेम नहीं है, आप इटैलिक मत करिएगा इसे। लोटस में 700 सालों तक वायबिलिटी है। तो सीड वायबिलिटी हर सीड की अलग अलग होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लास्ट लाइन जो सीड वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगी वो ये कि देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनके अंदर लार्ज नंबर है लेकिन सीड का साइज बहुत छोटा है। फ्यू प्लांट्स ऑरेंज। which have large number of tiny seeds। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, अगर आपको याद हो, आपको जहाँ पे ग्राफ यस पढ़ाए सर, थे मैंने, आपने है बताया ना। था। तो उसी से रिलेटेड करने वाली ये लाइन है कि जब नंबर कम होता है, नेचर ने जहाँ पे नंबर कम किया तो साइज बड़ा कर दिया, जहाँ साइज ज्यादा किया है तो वहां पे नंबर कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज बहुत छोटा है, टाइनी सीड्स हैं, तो नेचर ने उनका नंबर बड़ा कर दिया। तो ये उसी चीज को कोरिलेट करती है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को प्लांट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं उनमें ऑर्किड्स, फाइकस, फाइकस में जीनस है फाइकस, अंजीर आ जाएगा, या स्ट्रिगा, और एक नाम दे रखा है ओरोबैंक। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन इनका साइज अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा है, टाइनी सी, ना के बराबर। आपने कभी पाकड़ या गूलर को देखा हो, नॉर्मल सड़क पे लगे रहते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से फ्रूट होते हैं। उनके अंदर आपको जैसे उनको या वो क्रश करोगे ना तो हाथों में बस आपको बालू के पार्टिकल जैसे होते हैं ना, सैंड पार्टिकल, वैसे सीड नजर आएंगे। तो एक सैंड पार्टिकल के साइज से शायद थोड़ा सा बड़ा ही होगा, अदरवाइज उतना ही मान लीजिए आप। इतने छोटे छोटे सीड्स हैं और बहुत होते हैं, हजारों की फॉर्म में एक छोटे से गूलर का जो गोल सा बॉल होता है। या पीपल पे आप देखोगे, पीपल भी फाइकस ही है, तो उसमें जो बरगद देख लीजिए, बरगद भी फाइकस है। तो उसके छोटे छोटे जो गोल गोल फ्रूट्स हैं उनके अंदर हजारों सीड्स होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स, एग्जाम्पल ये आ गया, है ना। तो ये सीड वाला पैराग्राफ है। जहां तक इसमें फ्रूट की लाइन थी, शुरू में 2-3 जगह पे फ्रूट भी दे रखा होगा। फ्रूट वही दे रखा है जो आपने एक्चुअली, ऑरेंज तो है किसमें बेटा? ये टाइनी सीड्स में। क्या आएगा, ऑरेंज? यस सर। नहीं नहीं, ऑरेंज का सीड तो बहुत बड़ा है। ऑरेंज का तो नेकेड आई से दिख रहा है यहाँ पे। तो अब आप एक ऑरेंज या लेमन का सीड देखो और एक आप सैंड का पार्टिकल देखो, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा।
फ्रूट के बारे में जो दे रखा है वो ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा उसको कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपने पढ़ी हो। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। सर इसमें हमें डायग्राम ज्यादा पढ़ने हैं, इसमें दो तीन बहुत सारे फ्रूट्स दिए बस हैं। पेरिकार्प अगर फ्लैशी है, मतलब गूदेदार है, तो उसके अंदर 3 लेयर आ जाएंगी। दैट इज एपिकार्प, मीजोकार्प, ये सब आपने 11th में भी पढ़ा होगा। एंडोकार्प। फिर फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, कुछ आपने फॉल्स फ्रूट पढ़े होंगे जिन्हें स्यूडोकार्प कहते हैं, जिनमें एप्पल, पियर ये आएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो पार्थिनोकार्पिक होते हैं, सीडलेस। सीडलेस फ्रूट के एग्जांपल में ग्रेप्स, बनाना इज अ क्लासिकल एग्जांपल। बनाना में सीड नहीं होते, ग्रेप्स में भी नहीं होते, कुछ एप्पल हैं उनमें भी नहीं होते, पाइन एप्पल में भी सीड नहीं होता है ना, कैप्सिकम जो बड़ी वाली आती है उसमें भी सीड नहीं होता, एटसेट्रा। दैट डिपेंड्स। तो इनके बारे में भी बस डिटेल वही 11th में दे रखी है। ट्रू फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन से जो बनते हैं वो, फॉल्स फ्रूट जिनमें फर्टिलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर तो हो गई, बट थैलेमस जैसे एप्पल में आ गया, या स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट में आता है, उसमें भी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैशी हो जाता है, एंड दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो वो चीज आ जाती है। और अगर सीडी नहीं है तो पार्थिनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट्स तो सिंपल हैं जो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो सर ये, हाँ बोलो। सर ये मैंगो और कोकोनट को ड्रूप क्यों कहते हैं सर, इसका कोई मतलब नहीं पता चला। हाँ, ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है, ड्रूप इज ए टाइप ऑफ फ्रूट जहाँ पे एंडोकार्प हार्ड, स्टोनी हो। पत्थर के जैसी एंडोकार्प होगी तो ऐसा फ्रूट ड्रूप कहलाता है। ड्रूप की डेफिनेशन यही है, इट्स ए फ्रूट विच हैव हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। जैसे आम की गुठली होती है, पके आम में जो गुठली है वो आप तो काटने की कोशिश करो नहीं कटेगी, सरौते से काटते हो कच्चे आम में, पके वाले आम के अंदर आप सरौते से भी काटोगे तो नहीं कटेगी। ऐसे नारियल होता है जो मंदिर में फोड़ते हो, वो इतना हार्ड है कि सिर पे मार दो तो सिर फट जाएगा। आप बहुत फोर्स से पत्थर पे मारते हो तो कहीं नारियल वो टूटता है, चटकता है बेसिकली। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तब वो टूटेगा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स उसमें जो एंडोकार्प है वो हार्ड है, स्टोनी। तो जिन फ्रूट्स की हार्ड स्टोनी एंडोकार्प होती है उनको ड्रूप कहा जाता है। फ्रूट का डिटेल क्लासिफिकेशन है, आपके बुक में केवल एक दे रखा है, या फैमिली में लिखा हुआ है, किसी में बेरी है, किसी में कैप्सूल है, किसी में पॉड या लेग्यूम है। तो लेकिन और भी है फ्रूट्स के, तो बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन है, फ्रूट का बहुत बड़ा चैप्टर है पूरा, फ्रूट हायर सर क्लासेस। यस। सर जितने भी ड्रूप फ्रूट्स होंगे वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से होंगे। हाँ, मोनोकार्पुलरली सुपीरियर ओवरी, वन सीडेड, सिंगल सीडेड होते हैं ट्रू, एक्सेप्ट द जो एब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। जैसे हमें भी पता है कि भाई बेबी नॉर्मली बनेगा तो 2 हाथ 2 पैर होंगे, लेकिन कई बार होता है कि रेयर से रेयर केस में बेबी का डेवलपमेंट एब नॉर्मल हो जाता है। बेबी तो एक ही बना ना, एक्चुअली उसमें 5 उंगलियां की जगह 6 बन गई, या उसकी लिप्स नहीं बन पाए, या उसका हार्ट डेवलप नहीं हो पाए, दैट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो कई बार मैंगो में होता है कि 2 आम जुड़े जुड़े से दिखाई देते हैं आपको, बहुत रेयर, या 2 बनाना होंगे वो दोनों जुड़ जाएंगे, हालांकि बनाना ड्रूप नहीं है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ डिफरेंट एबनॉर्मलिटी। लेकिन इन जनरल ड्रूप मोनोकार्पुलरली होगा, सुपीरियर ओवरी होगा, सिंगल सीडेड होगा। लेकिन ये जो वर्ड है ये तो आप और भी जगह यूज कर लोगे। अगर आप मटर की फली लोगे तो वो भी मोनोकार्पुलरली सुपीरियर ओवरी है, बट सिंगल सीडेड नहीं है। मटर में सीड्स, जो मटर के दाने हैं वो कई सारे होते हैं। तो ये तो जो लाइन है मोनोकार्पुलरली सुपीरियर सिंगल सीडेड, ये तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। ड्रूप का एक्चुअल मीनिंग है हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। इस चैप्टर में बस एक चीज रह गई है, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। फिर उसके बाद देखते हैं रिवीजन में क्या करना है और कैसे करना है, हम किन चीजों को पहले पकड़ सकते हैं रिवीजन में, है ना। जो भी बात करके देखूंगा मैं क्या हो सकता है रिवीजन का। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
ओके सर, बाय। Okay, good night to all of you. Good night.